सरकार विकास में मीनिंगफुल प्रोग्रेस चाहती है। हमने देखा कि पदाधिकारीगण बहुत ही उत्सुक हैं। अभी मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आए हैं, हमारे बीच बता रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैद्यनाथ महतो जी, ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अनूप मुखर्जी जी, श्री राजू जी और यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण और सभी नौ पदस्थापित विकास आयुक्त, मुझे आप लोगों के बीच में इस वर्कशॉप के समापन बैठक में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये कार्यशाला 6 दिन तक चली और इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको ढेर सारी जानकारियां दी और फिर आप फील्ड विजिट में भी गए। यहां आकर के आपने इस कार्यशाला में क्या अनुभव किया, इस पर भी खुलकर चर्चा की है। और अब 6 दिन तक एक साथ यहां बैठने के बाद अपने अपने जिलों का उप विकास आयुक्त का प्रभार लेने के लिए आप जाने वाले। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा यह प्रयोग है कि हम जिन्हें काम पर लगा रहे हैं उनको करना क्या है और उनसे सरकार की अपेक्षा क्या है और फिर उन्हें किस प्रकार अपने काम को निष्पादित करना है। और पहले ही उनको बता दिया जाए कि आपके सामने कौन सी चुनौतियां हैं और उनके मन में अगर कोई प्रश्न हो उसका समाधान कर दिया जाए। तो नियम कानून से लैस होकर और काम के प्रति उत्साह का भाव लेकर आप जाएंगे, जरूर आप अपना काम बेहतर ढंग से करेंगे। आमतौर पर यह होता है, अधिकारी पदस्थापित कर दिए जाते हैं और उनको सीधे उस काम को शुरू कर देना पड़ता है, या एक बार पूरे राज्य भर के उप विकास आयुक्त नए सिरे से पदस्थापित किए गए। भारत सरकार ने भी कहा था कि उप विकास आयुक्त के पद पर जो पदस्थापित किए जाएं वो ऐसे न हो कि जिनका रिटायरमेंट सन्निकट है। हम लोग तो चाहते थे कि और पहले ये काम मिले लोगों को, शुरू में उतने नियुक्त नहीं हुए। जो प्रमोशन मिलना चाहिए उसमें पता नहीं क्या बाधा आई, लेकिन यह काफी तलाश हुई। हमने कहा कि एक समान अधिकारियों का चयन होना चाहिए और अगर 38 जिले में हमें देना है तो हमारे पास कम से कम उनसे 2 गुने अधिकारी एक समान चिन्हित कर लिए जाए और फिर उनके बीच से लोगों का पदस्थापन किया जाए। और ऐसा करने में संबद्ध अधिकारियों ने काफी परिश्रम किया और आपका चयन किया गया और ये जिम्मेवारी दी जा रही है।
अब एक साथ आप जा रहे हैं और एक साथ आप इस वर्कशॉप में आपकी ट्रेनिंग भी हुई, तो अब तो आपस में भी आपके बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कौन ज्यादा बेहतर काम करता है। आपके पास पर्याप्त समय, सेवा के कई वर्ष आपके पास बचे हुए, और ये चुनौतीपूर्ण कार्य पहले क्या होता था, नहीं होता था, उस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप आप खरे उतरे। पैसे की कोई कमी नहीं है, योजनाएं बनी हुई हैं, धन का प्रबंध करना हमारा काम है, क्रियान्वयन आपकी जवाबदेही। अब जब भारत सरकार ने तय किया और कानून बना संसद में रोजगार गारंटी कानून, उस समय मैं भी सांसद था, मैंने भी कहा कि बिहार के सभी जिलों को शामिल किया जाए। मात्र 200 जिले देश के चिन्हित किए गए थे। जब हमारी सरकार बनी तो हम फिर प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे आग्रह किया, 15 जिलों का चयन उन लोगों ने किया था। बहुत आग्रह के बाद उसको बढ़ाकर 23 लोगों ने किया, सभी जिलों को नहीं लिया। लेकिन हमने तय किया कि कुछ जिले में रोजगार की गारंटी योजना लागू हो और कुछ जिले उससे छूटे रह जाए, ये मुनासिब नहीं। और बिहार पहला राज्य बना जिसने अपने समस्त जिलों में रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का निर्णय। ये कोई मामूली फैसला नहीं। जो धनवान प्रदेश है उनको भी ये हिम्मत नहीं हुई। हम सबसे गरीब प्रदेश माने जाते हैं, और हम लोगों की जब सरकार बनी तो आप सबको मालूम है कि ये जो आज का 2006-07 है, इसके वार्षिक योजना की तैयारी राज्यपाल शासन के दौरान हो रही थी। गुंजाइश कम थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसके लिए तो प्रबंध करना और हम लेंगे, सभी जिलों को लेंगे। अब लिया गया, ये हिम्मत का काम है। उसमें जो भी पैसे की जरूरत होगी सरकार प्रबंध करने के लिए वचनबद्ध है। हम और काम के लिए इंतजार कर सकते हैं, इस काम के लिए इंतजार नहीं कर सकते। मैन डेज का सृजन, मानव दिवस का सृजन होता है, बल्कि उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होता है, और कई प्रकार की योजनाओं को मिलाया गया है इसमें। तो अब एक ऐसी योजना है कि इसका क्रियान्वयन अगर आप ठीक ढंग से करें तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 2 जून रोटी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम है कि मैंने लगातार कहा कि बिहार के लोग बाहर जाएं, ज्यादा कमाने के लिए बाहर जाएं, खुशी की बात है। लेकिन 2 जून रोटी के लिए किसी को बिहार के बाहर जाना पड़े, यह अशोभनीय है। और उसी को रोकने के लिए हम लोगों ने जो भी योजना केंद्र ने शुरू की, उसमें 90% उनका है, 10% हमारा। लेकिन बाकी के 15 जिलों में जिसको हम लोगों ने अपने संसाधन से शुरू किया, उसमें 100% राज्य सरकार का पैसा लग रहा है। तो उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करना, योजनाओं का चयन कैसे होगा, लोगों का जॉब कार्ड बनना है, फिर जो काम के इच्छुक लोग हैं उनको काम देना है, क्योंकि अगर आप काम नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता उनको देना होगा। इसलिए काम देना, और काम की कोई कमी नहीं है। इसलिए योजनाओं का चयन विधिवत किया जाए और ड्राइव चला करके, अभी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत की, और कितना जॉब कार्ड बना इसकी जानकारी भी ली। अभियान चला करके, कैंप लगाकर आपका काम होगा, सबसे पहले जॉब कार्ड सबका बन जाए, जो भी इच्छुक लोग, और उनको बताइए कि सिर्फ जॉब कार्ड बनने से काम नहीं चलता। जॉब कार्ड बन गया, अब सरकार के नियमानुसार आप दरखास्त देंगे काम के लिए, फिर काम की मंजूरी, योजनाओं की मंजूरी हो जाए, ताकि जो भी इच्छुक व्यक्ति है उसको हम काम दे सके।
अभी कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है हाउस होल्ड सर्वेक्षण हो रहा था और उससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची बनी। काफी कोशिश हुई है, ग्राम सभाओं के माध्यम से घर घर जाकर उसका वेरिफिकेशन किया गया, फिर भी त्रुटियां रह गई होंगी। अब उन त्रुटियों का निराकरण भी करना है और फिर उसका इवैल्यूएशन, सैंपल वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है स्वतंत्र संस्थाओं के जरिए। मैंने ग्रामीण विकास विभाग को कहा है कि जो शिकायतें आए गरीबी रेखा के संबंध में, उसका भी उसकी जांच आप फिर सरकारी एजेंसी से नहीं कराएं, वही बीडीओ साहब, वही पंचायत सेवक उसके माध्यम से नहीं कराएं, वो स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, तब सही मायने में आपको मालूम होगा कि शिकायत सही है या गलत है। क्योंकि अगर कोई सही भी शिकायत करेगा तो वही एजेंसी जांच करेगी तो वो कुछ भी लिखकर खाना पूरी कर देगा। इसलिए गरीबी रेखा की सूची बन गई है, हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसका सुधार करना। और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए अनेक योजनाएं, उन सब योजनाओं पर अमल ठीक ढंग से होना, जन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए हमने तय किया है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको राशन कूपन दिया जाएगा और उनको किरासन कूपन दिया जाएगा। अब उसका वितरण होगा, वो उसकी छपाई हो रही है और ग्राम सभाओं के माध्यम से वितरण होना। तो इस योजना के बारे में ठीक ढंग से जो अधिकारी काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। पहले से ही डीलर को भी ठीक से बता देना चाहिए और हर ग्राम सभा में एक से अधिक बार लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि कूपन योजना क्या है। और एक बार जब कूपन योजना लागू हो जाती है तो कूपन तो गरीब के हाथ में सबसे बड़ा हथियार मिलेगा। अब वो कूपन जमा करेगा, उसको अनाज मिलेगा, उसको किरासन तेल मिलेगा और डीलर के पास जितना कूपन जमा होगा उसी के हिसाब से उसका अगला उठाव होगा, नेक्स्ट लिफ्टिंग उसी पर निर्भर करेगी। तो कूपन बहुत महत्वपूर्ण है, कूपन सही हाथ में जाना चाहिए। गरीबी रेखा की सूची में जिनका नाम है उन्हीं के हाथ में कूपन जाना चाहिए और ग्राम सभा के माध्यम से उसका वितरण होना। अगर हम इन कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू कर दें तो फिर किसी की शिकायत नहीं बचेगी। इंदिरा आवास योजना कौन नहीं जानता, धांधली धांधली, चयन में धांधली होती थी, अब तो तय हो गया कि गरीबी रेखा की सूची में गरीबी के घटते क्रम के हिसाब से उनका अपने आप चयन होगा और आप उनका खाता खुलवाएंगे बैंक में और बैंक में सीधे पैसा चला जाएगा और वो अपने बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल कर उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इंदिरा आवास में जो हो रहा था, चेक देते थे लेकिन उसके बाद किस प्रकार से लोग उसको जो लाभान्वित था उसको पकड़ते थे। बालू वाला कहता था हमने बालू गिरा दिया, ईंटा वाला कहता था हमने ईंटा गिरा दिया, सीमेंट वाला वही करता था, छत वही करता था, उसके पास तो कुछ बचता नहीं था, उसका तो सब पैसा खींच लेते थे, मकान भी नहीं बनता था। तो अब इसको देखना है कि उनका मकान बन जाए और वो बनेगा। जो गरीब आदमी है उसके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाना, और इसमें हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते और इसी के आधार पर आपका परफॉर्मेंस हम जज करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आप आगे जाएंगे और आपका अगर परफॉर्मेंस नीचे ठीक नहीं होगा तो फिर आप अपना हित करेंगे। इसलिए सब लोगों से यह आग्रह है कि हम इस प्रकार से काम करें। लोगों की अपेक्षा है
और लोग चाहते हैं कि जिनके लिए योजनाएं बनती है उसका लाभ उनको मिले। सड़क की योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सेतु योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इन सब योजनाओं को लागू होना और ठीक ढंग से क्रियान्वित होना। 10 लाख से अधिक के जो पुल हैं, माफ करिएगा 10 लाख से नीचे वाले तो दूसरी योजनाओं से बनेंगे, लेकिन 10 लाख से लेकर के 25 लाख के बीच के जो पुल पुलिया हैं उनका निर्माण जिला स्तर पर की उपलब्ध एजेंसी से होना। 25 लाख से ऊपर वाले का निर्माण तो पुल निर्माण निगम के लोग करेंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री सेतु योजना के अंदर 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच के लागत वाली जो योजनाएं हैं सेतु की, पुल पुलिया की, वो तो आपको कराना है और वो ठीक ढंग से होना चाहिए, पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए और वो तो दिखने लायक चाहिए। अगर वो ठीक ढंग से देखा, एक तरफ से पुल निर्माण निगम के द्वारा भी पुल बनता होगा और दूसरी तरफ आप लोगों की देखरेख में भी पुल बनेगा, सड़कें बन गई, ग्रामीण विकास की सड़कें पहले और सड़कों को बनाना, तो सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए और गरीब आदमी के लिए, रोजगार के लिए, उनको जो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो सामान मिलना है उसके लिए हर प्रकार से। और अब तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना कुछ किया जा रहा, इतने बड़े पैमाने पर टीचर की बहाली हो रही, अब तो पढ़ाई होनी चाहिए। तो हर एक चीज पर, स्वास्थ्य के लिए इतना ही पैसा का प्रबंध किया जा रहा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो उप विकास आयुक्त का मतलब है जिले में विकास की हर चीजों पर नजर रखना और इस प्रकार से टीम भावना के साथ आप काम कीजिए। आपके जितने अधिकारी हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप डिस्ट्रस्ट से शुरू कीजिए, आप कोई भी काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए। जैसे आपने यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आप अपने अपने जिलों में आपके साथ काम करने वाले विकास की योजनाओं में जो लोग संलग्न रहेंगे उन सब के साथ इसी प्रकार की कार्यशाला कीजिए और आप उनको बताइए कि आपको किस प्रकार से काम करना। उनके मन में अगर कोई गलतफहमी है, कोई शंका है, तो उसका समाधान कीजिए। और अगर आप अपने को महसूस कर रहे हो कि इस चीज का समाधान आपके पास नहीं है, तो आप सचिवालय से, यहां ग्रामीण विकास आयुक्त से बात करिए, दिशा निर्देश लीजिए। दूसरे विभागों के आयुक्त है, अब आप सबको मालूम है कि जिला योजना समिति का भी गठन होना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में एक जिला को छोड़ करके सब कवर्ड है और जिला योजना समिति बननी है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अगले वित्तीय वर्ष से होनी है। हम लोगों का अप्रोच पेपर अंतिम रूप हम उसको दे रहे हैं योजना के लिए। तो उस योजना के माध्यम से भी कतिपय योजनाएं आने वाली हैं। तो आपके जिम्मे अनेक प्रकार के काम विकास से संबंधित और उन सब चीजों पर आपको ठीक ढंग से निगरानी रखनी है, उस पर अमल करना है और जहां कहीं भी किसी प्रकार की शंका हो तो उसका समाधान आप यहां से प्राप्त कीजिए। लोगों की अपेक्षा है आप जिस स्तर पर हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन हो। अगर आप ठीक ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे तो लोगों में संतोष का भाव पैदा हो और अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बरतेंगे तो असंतोष का भाव पैदा हो। और हम लोगों के बीच में संतोष का भाव है या असंतोष का भाव है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये बाल कोई धूप में नहीं पकाया, लोगों की नब्ज को जानते हैं कि लोगों में संतोष है या असंतोष है। तो अगर लोगों के मन में असंतोष दिखेगा तो हम मानेंगे कि आप विफल हैं और लोगों के मन में संतोष का भाव देखेंगे तो हम मानेंगे कि भाई हमारे डीडीसी लोग ठीक से काम कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं। तो आपको बहुत बड़ा दायित्व और राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बहुत बड़ा दायित्व मिला है। बहुत बड़ा दायित्व, इस बात को आप गौर कीजिएगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अच्छा काम करिएगा तो आईएएस भी मिल जाएगा।
लेकिन ये एकदम बिल्कुल कटिंग एज है आपका, और आपको अपना वर्थ साबित करना व्यक्तिगत तौर पर भी और राज्य प्रशासनिक सेवा के तौर पर भी आपको अपना वर्थ साबित करना। योजनाएं हैं, धन है, खर्ची के हम पक्षधर नहीं, लेकिन योजनाबद्ध की राशि का तो खर्च होना चाहिए। अगर वो खर्च होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा, तब विकास होगा। अब आज कौन नहीं जानता हमारे किसान की गति, हमारे कृषि के क्षेत्र का पोटेंशियल, आज जितना पैदावार हो रहा, कृषि क्षेत्र पे जितना उत्पादन हो रहा है, इस करें कृषि क्षेत्र का, तो हमारा ग्रोथ कितना होगा और कितना हमारा स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगी, कितनी आमदनी बढ़ेगी, कितनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। और ये जो आर्थिक गतिविधियां ये रोटेट करती है, एक काम से दूसरा काम पैदा होता है। तो इन सब के पीछे क्या है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारे किसानों को भी अच्छी कीमत मिलेगी। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां प्याज नहीं हो सकता है, आलू नहीं हो सकता है, टमाटर नहीं हो सकता है, लेकिन एक साल प्याज को कीमत मिलती है और अगले साल किसान प्याज को खेत में छोड़ने के लिए मजबूर है। साधन नहीं, उसके पास बार्गेन करने की शक्ति नहीं रही। और अगर सड़क की सुविधा मिल जाए तो अपने सामान को वो कस्बा, बाजार और शहर तक पहुंचा सकता है आसानी से। तो ये जो आधारभूत ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, इसके विकास पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए हमारी सरकार का एम्फेसिस है मानव विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसी में शिक्षा की बात आती है, इसी में स्वास्थ्य की बात आती है, और इसी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर इंसान को आगे बढ़ाने की बात आती है। इसलिए हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट है। हम विकास चाहते हैं, लेकिन न्याय के साथ। हम बिहार में विकास का टापू बनाना नहीं चाहते कि एक इलाके में खूब विकास हो जाए, लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाए, सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में पैसा भी आ जाए, कहने को बिहार की आमदनी बढ़ जाए, लेकिन वो तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा नहीं, और दूसरे इस प्रकार के उद्योग लगेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आमदनी बढ़ती है। तो इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी? बुनियादी ढांचा। तो बुनियादी ढांचा और ह्यूमन डेवलपमेंट, और इन सब चीजों से आप लोगों का संबंध है ग्रामीण अंचल में। और ये सब के बुनियाद में क्या है? हम विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं, हमने बहुत अधिकार दिया है, भ्रम फैला हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि आप पंचायत का अधिकार छीनिए, उनको सिखाया गया क्या अधिकार छीनिए, उनसे पूछिए क्या अधिकार आपका छीना गया, तो कहता और बैठाना ही है मुखिया जी को कुर्सी पर। तो ये तो शादी का सीजन से शुरू होगा, अगली बार तो लोगों को समझ में आएगा। किसी ने दिमाग में घुसा दिया चेक का, उनको बताइए कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो एक हद तक सरकार का दायित्व सौंपा गया है, आप तो निर्णय लेने वाले हैं। चेक तो हम लोग काटेंगे, जो सरकार के सेवक है वो चेक काटते हैं, लेकिन उन लोगों को सिखा दिया है चेक काटने का। ऐसा लगता है जैसे अपनी मर्जी से चेक काट देंगे, जो मर्जी। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है, उनको और ज्यादा अधिकार देना। अभी पूरी शिक्षा की व्यवस्था, स्कूली शिक्षा उनको सुपुर्द कर देंगे। सरकार अब नियुक्त नहीं कर रही है, उनके द्वारा नियुक्ति कराया जा रहा है, पैसा सरकार देगी। तो ये उनको अधिकार दिया जा रहा है, उनको कर्तव्य, उनको दायित्व दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को लोगों तक बताना कि पंचायतों के क्या अधिकार है, पंचायतों के क्या दायित्व। और एक बार आखिर में मैं आपको कहूंगा
कि पंचायतों को जो हमने अधिकार दिए हैं वो वास्तविक सलाह भी देना आपका दायित्व। उप विकास आयुक्त के नाते पंचायती राज व्यवस्था को आपको सलाह भी देना, आप उनको सलाह भी दें और हमेशा सहयोग में बहुत शक्ति है। और हम तो आपसे कहेंगे कि आप उन सबको सहयोग कीजिए, उनका सहयोग लीजिए, उनकी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करिए और सबके सहयोग से, सम्मिलित प्रयास से, संयुक्त प्रयास से ही विकास हो सकता है और सब लोग विकास के भागीदार बने। आज के समापन समारोह में मेरे आने का एकमात्र मकसद है कि आपको मैं बता सकूं कि आप विकास के इस अभियान में भागीदार हैं। मैं आपको सिर्फ सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी मान करके आपके बीच में नहीं आया, मैं आपका आह्वान आया हूं कि हमारे विकास के इस अभियान में आप भागीदार हैं और एक सशक्त भागीदार की भूमिका निभाइए। आगे आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आने वाला है, नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामीण विकास विभाग गांव के अंदर निवास करने वाले आम लोगों के हित का साधन करेगा और विकास का वाहक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।